स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MPSC 4 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को चैप्टर 4 पूर्व राष्ट्रवादी प्रक्रिया पढ़नी है। शुरू करते हैं इसमें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। समझते हैं इसमें प्रमुख विचारधारा। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या उनकी राजनीतिक विचार थी, इनके बारे में चर्चा करनी है। आइए देखते हैं। तो इनकी जो चर्चाएं हैं निम्नलिखित हैं। पहला है, उन्होंने राजतंत्र का सिद्धांत मनुस्मृति से प्राप्त किया, जिसके अनुसार राजा को पूर्ण रूपेण से धर्म के अधीन होना चाहिए। उन्होंने ऐसे दिग्विजयी राज्य के आदर्श का समर्थन किया जो अपने धर्म के अनुसार और मंत्रियों के सहयोग से शासन करता है। तो दयानंद सरस्वती जी के जो राजनीतिक विचार हैं उनमें उन्होंने एक ऐसे राज्य और ऐसे आदर्श का समर्थन किया जो धर्म के अनुसार अपने मंत्रियों के साथ या इनके मंत्रियों के सहयोग से शासन करता है, या इनके विचार थे राजनीतिक। आगे समझते हैं। वेदों में सभाएं राजाओं के चुनाव का उल्लेख मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने चुनाव प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि सभा के सदस्यों में जो सर्वाधिक बुद्धिमान और चतुर हो उसे ही राजा अथवा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी वेदों को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। उनके आधार पर ही सारा कार्य उन्हें कहा था कि करना चाहिए, और उन्होंने ही बात कही थी वेदों की ओर लौटो, ये उनके ही कथन थे। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने बात बताई कि वेदों में सभाओं और राजाओं और चुनाव का उल्लेख है। सभाओं और राजाओं के चुनाव का उल्लेख है, और इसमें उन्होंने चुनाव प्रणाली का समर्थन करते हुए बताया कि सभा के सदस्यों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर हो उसी का राजा में अध्यक्ष को उसी को चुने जाना चाहिए। वैदिक संस्कृति की यह मान्यता है कि राजनीतिक सत्ता को नैतिक और आध्यात्मिक सत्ता की सहायता से करनी चाहिए, यानी राजनीतिक और नैतिक और आध्यात्मिक सत्ता से ही सत्ता की सहायता करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने नैतिक पुनरुत्थान को सर्वोच्चता प्रदान की। उन्होंने इस मत को दृढ़ किया कि राजनीतिक कारणों को नैतिक कारणों से पृथक करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है, यानी कि राजनीतिक जो कारण है और जो नैतिक कारण है इनको आपस में आप पृथक नहीं कर सकते। उन्होंने सदैव इस बात को दृढ़ता प्रदान की कि राजनीतिक शासकों को आध्यात्मिक नेताओं के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि विभिन्न जो राजा महाराजा थे वो आध्यात्मिक नेता जैसे कौटिल्य होते थे, या ये सबके दिशा निर्देशन पर ही कार्य करते थे, तो वे इसके समर्थन में थे। अर्थात धर्मनिरपेक्ष भौतिकतावादी मान्यताओं पर आधारित राष्ट्रवाद का उन्होंने सदैव की नज़र से देखा, संदेह की नज़र से देखा। जो भी धर्मनिरपेक्ष और भौतिकतावादी जो आज के समय के जो शासन थे उन्होंने हमेशा संदेह की नज़र से उनको देखा। आगे समझते हैं। लोकतंत्र के आदर्श के प्रति अनुराग दो बात से सिद्ध होता है। लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनके प्रति जो अनुराग है उसके दो बातों से यह चीज़ सिद्ध होती है। प्रथम, उन्होंने चुनाव संगठन पर आधारित आर्य समाज की स्थापना की, यानी कि जो चुनाव संगठन होगा उसी आधार पर ही जो आर्य समाज का नेता होगा वह चुनाव के आधार पर ही होगा। परिषद के सदस्य पदक्रम के अनुसार चुने जाते थे, यानी कि पदक्रम यानी आप जानते हैं कि पद के अनुसार जो जितना सीनियर होगा वो नेता बनेगा। आर्य समाज का एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी और जिसकी सत्ता चुनाव पर निर्भर करती थी। दूसरा ये कि उन्होंने चुनाव के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया, तो वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मानते थे और इससे विचार से संतुष्ट थे। उन्होंने 3 प्रकार के निकायों के संगठन और कार्य निश्चित कर दिए थे। पहला है धर्मार्थ सभा, विद्यार्थ सभा और राज्यार्थ सभा। इन निकायों को नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी के अनुसार इसका आशय यह था कि किसी एक ही व्यक्ति में चाहे वह कितना ही गुणी क्यों ना हो, सत्ता केंद्रीभूत नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितना भी गुण हो, कोई भले ही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा गुणी क्यों ना हो, उस पर ही पूरी सत्ता डिपेंड नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निरंकुश सत्ता नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि निरंकुश सत्ता यानी कि वही सारा करता धरता हो, वही सारा नियम कानून बनाए, ऐसी पद्धति नहीं होनी चाहिए। राजा को परिषद की अध्यक्षता करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को परिषद की इच्छा के अधीन रखना चाहिए, जबकि राजा परिषद दोनों को ही जन इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सत्ता को परिषद के कानून आदेशों का पालन करना चाहिए। यानी कुल मिला के सभी विचार विमर्श करके एक ऐसी डिसीजन लेने के लिए सबको विचार विमर्श होना जरूरी है, और सबके विचार को भली भांति राजा को सुनना समझना चाहिए, उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। दयानंद एक ऐसे विशाल राज्य का निर्माण करना चाहते थे जिसकी इकाई क्या हो, गांव हो। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने व्यवस्था दी
कि 2, 3, 500 गाँव के पीछे एक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित होना चाहिए, जिसमें प्रशासनिक कार्य के सुचालन की दृष्टि से योग्य अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि एक अधिकारी एक गांव के मुखिया के रूप में कार्य करे, दूसरा जैसे आज के समय प्रधान कर रहे हैं, दूसरा अधिकारी 10 गांव के मुखिया के रूप में काम करे, यानी कि उसके ऊपर जैसे होते हैं जैसे वो वीडियो होगा, बी हो गया, या फिर ऐसे प्रधान होते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। तो ये इस तरह से सिस्टम की बात कही। दूसरे अधिकारी 10 गांव के मुखिया के रूप में कार्य करें, तीसरा अधिकारी 20 गांव के पीछे हो, चौथे 100 गांव के पीछे हो, पांचवा 1000 गांव के पीछे हो। साथ ही प्रत्येक 10 गांव के पीछे एक पुलिस स्टेशन की शाखा हो। ऐसे 2 शाखाओं के साथ एक पुलिस स्टेशन बनाई जाए। 5 पुलिस स्टेशन के ऊपर तहसील, 10 तहसीलों के साथ एक जिला हो। एक गांव के प्रशासनिक 10 गांव के अधिकारियों के प्रतिनिधि अपने गांव में हुए अपराध को आदि की सूचना दें। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी छोटा-छोटा का 1, फिर छोटे-छोटे मिला के 2, फिर छोटा-छोटा मिला के पूरा 1 पूरा 3। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को बाँटने की बात की, इसी तरह से सुचालन हो सकता है। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखित किया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अनेक स्थलों पर चक्रवर्ती राज्य की धारणा को व्यक्त की और कुछ प्रार्थनाओं में आय के लिए विश्व साम्राज्य के उपहार की याचना की, लेकिन वे विश्व विजय की राजनीतिक कामना से प्रेरित नहीं थे। स्वामी जी नैतिकता के उपासक थे। भारत के नैतिक विजय पर उन्होंने गहन आस्था थी। उनके साम्राज्य का स्वरूप नैतिक और आध्यात्मिक था, राजनीतिक नहीं। तो ये पूरा जो विश्व साम्राज्य होता चाहिए ऐसी पे उन्होंने ज़्यादा उससे प्रेरित नहीं थे, और वे जो नैतिकता है इसके उपासक थे और गहरी आस्था रखते थे भारत की स्वतंत्रता या नैतिक विजय पर। आगे समझते हैं। तो हिंदुओं को उनकी पतनोन्मुख अवस्था से ऊपर उठाना चाहते थे, यानी जो पतन हो रहा था हिंदू का उससे वो ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव भी था। स्वामी जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों को मिलजुल कर देश में काम करना चाहिए। उन्होंने निरपेक्ष रूप से अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपराधियों को दंड की देना उचित ठहराया। वे यथार्थ थे, यानी रियलिस्टिक थे, इसलिए उनका विचार था कि निरपेक्ष अहिंसा के आधार पर किसी भी प्रकार का राजतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। मतलब एकदम से हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे राजतंत्र कायम नहीं हो सकता। अगला समझते हैं। उनके अनुसार समाज का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्थिति में सुधार, समस्त विश्व का कल्याण करना है। मैं उस धर्म को स्वीकार करता हूँ जो सार्वभौम सिद्धांत पर आधारित है, जिससे वह सभी में सम्मिलित है, जिसको मनुष्य जाति सत्य समझकर सदैव मानती आई है, जिसका जिसका वह आगे के युग में भी पालन करती रहेगी। इसी को मैं धर्म कहता हूँ। सनातन नित्य धर्म जिसका विरोध कोई ना हो, मैं उसको मानने योग्य मानता हूँ, जो सभी मनुष्यों के द्वारा और सब युगों में विश्वास करने योग्य है। तो इस प्रकार से वह हिंदू धर्म जो है उससे प्रेरित थे और उसको मानते थे और उसी के विकास में निरंतर कार्यरत थे। तो यह थे कुछ दयानंद सरस्वती जी के विचार, राजनीतिक विचार। अब आगे हम समझते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के राजनीतिक चिंतन पर आप समीक्षा करते हैं। इनको समझते हैं। बंकिम का राजनीतिक चिंतन। बंकिम के अनुसार शक्ति ही सरकार का आधार है। शक्ति का आशय केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक मामलों में यह अति आवश्यक है। शक्ति शारीरिक सांस्कृतिक है, जिसमें शारीरिक शक्ति का विकास शास्त्रों की शिक्षा, घुड़सवारी, तैराकी, पहलवानी, सबसे ऊपर भूख प्यास और सर्दी गर्मी की थकान शामिल है। यानी इस प्रकार की वो शक्ति की बात कर रहे हैं। उनका विचार था कि हिंसा को रोकने के लिए हिंसा आवश्यक है। जैसा किसी सर्प अथवा शेर ने आप पर आक्रमण किया हो और आप उसे मारेंगे नहीं तो वो आपको खा जाएगा। तो वह इस बात पर बंकिम चटर्जी इस चीज़ को मानते थे और वह कहीं न कहीं जो अहिंसा है उसका एक सीमित तक उसको मानते थे। अतः उन्होंने अहिंसा को एक उच्च नैतिक मूल्य नहीं माना। उनका विचार था कि एक व्यक्ति को अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है, वह पाप करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि समाज धर्म के पालन हेतु अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज धर्म के पालन हेतु अति आवश्यक है। जब तक मानव समाज संगठित नहीं होता, वह मूल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। यानी कि जब तक संगठित समाज नहीं होता है और जो भी बेसिक नीड्स हैं उन सबकी पूर्ति
नहीं कर सकता है, जैसे कि वहाँ पे सुरक्षा हो गया, ये मुख्यतः यहाँ पे बात सुरक्षा की ही की जा रही है। समाज के बिना ज्ञान की प्रगति संभव नहीं है। सब जब तक ज्ञान का प्रचार नहीं होता है तब तक सही और गलत का अंतर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से वो ज्ञान के भी बढ़ावा देते थे शक्ति के साथ साथ। अगर यह समुदाय के प्रति प्रेम संभव है, नहीं नहीं ना ही बिना ना तो मनुष्य के ईश्वर प्रति समर्पण की भावना अतः धर्म का पालन सामाजिक जीवन का द्वारा ही संभव है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात जो है सामाजिक जीवन के मुख्यतः पालन करके साथ ही साथ धर्म के पालन की भी यहाँ पे बात की जा रही है, और वह शारीरिक शक्ति से के पक्ष शारीरिक और सांस्कृतिक पक्ष शक्ति के पक्ष में थे, और वहीं उन्होंने इस बात को भी रखा कि समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाना उचित है, और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो वह पाप कर रहा है। अगला है उनके अनुसार समाज धर्म के पालन हेतु अति आवश्यक है। समाज धर्म के पालन हेतु अति आवश्यक है। जब तक मानव समाज संगठित नहीं होता, मूल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समाज के बिना ज्ञान की प्रगति संभव नहीं है। यही बात जो है ऊपर अभी हमने डिस्कस की। आगे समझते हैं। बंकिम के अनुसार सामाजिक जीवन के प्रशिक्षण में कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। इन बुराइयों में निर्धनता भी एक बुराई है, जो पूर्व सामाजिक जीवन में व्याप्त नहीं थी। किसी भी आवश्यकता से अधिक की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ कहीं पहले के जो समाज थे उसमें इस लेवल की निर्धनता नहीं होती थी जितना कि इस समय देखने को, अंग्रेजों के समय देखने को मिल रही थी। वहाँ उस समय आवश्यकता से अधिक की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी जितनी जरूरत होती थी उतना वहाँ पे प्रजा को मिल जाता था। संग्रह की प्रवृत्ति किसी में नहीं थी। सामाजिक जीवन आरंभ होने के उपरांत आपस में प्रतियोगिता प्रारंभ होने और संग्रह प्रवृत्ति होने के कारण समाज में गरीबी का उद्भव हुआ। बंकिम के अनुसार सामाजिक जीवन के कारण दूसरी बुराई स्वतंत्रता के हनन के रूप में प्रकट हुई। तो धीरे धीरे जैसे मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, तो धीरे धीरे जो संग्रह की प्रवृत्ति है वह लोगों में आने लगी, जिसके कारण लोगों के जो कहते हैं गरीबी है और जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिली, और साथ ही साथ स्वतंत्रता की जो हनन है ये भी दूसरी बुराई के रूप में प्रकट होने लगी। आगे समझते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति पर समाज द्वारा कुछ नियंत्रण लगाए गए। उन नियंत्रणों के कारण मनुष्य अपने स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता। अब चूंकि वो रोकना है, जो स्वतंत्रता का हनन है और जो लोग बटोर रहे हैं उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोगों पर समाज के नियंत्रण के लिए वहाँ पर कुछ नियंत्रण, कुछ नियम लागू किए गए। इससे मनुष्य जो है अपनी स्वेच्छा का कार्य नहीं कर सकता। फिर भी बंकिम ने समाज द्वारा व्यक्ति का अधीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार समाज हमारा शिक्षक, कानूनदाता, संरक्षक है। समाज वास्तविक सरकार है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत होना चाहिए। उन्होंने भारत के इतिहास में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि व्यक्ति सदैव समाज द्वारा शासित होता है, सरकार द्वारा नहीं। यानी सरकार हमेशा रहेगी और जो समाज हमेशा रहेगी, सरकार आती जाती रहेगी। तो ये बात जो बंकिम जी थे वो इस विचारधारा से प्रभावित थे। आगे समझते हैं। उनके अनुसार सरकार समाज की का अभिकर्ता है। समाज व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय है, इसलिए वह भी शक्ति का स्रोत है, क्योंकि व्यक्ति शक्ति का साधन है। उनका विचार था समाज का संगठन परिवार के समान होता है। अतः जैसा परिवार एक मुखिया होता है उसी प्रकार समाज का भी एक मुखिया होता है। तो इस प्रकार से जो समाज की विचारधारा थी, समाज को उन्होंने बहुत ही मुख्यता विशेषता बताई। उन्होंने कहा कि जैसे परिवार होता है वैसे भी समाज एक प्रकार का परिवार होता है। परिवार में जिस समान एक मुखिया होता है वैसे ही समाज में भी एक मुखिया होता है। राजा पिता के समान सामाजिक संगठन की रक्षा करता है और सुरक्षा करता है। यानी जिस प्रकार परिवार में पिता होता है वैसे भी समाज में राजा कार्य करता है, जैसे रक्षा और सुरक्षा करता है। इसलिए परिवार में जिस प्रकार पिता सम्मान का पात्र होता है उसी प्रकार राजा भी समाज द्वारा सम्मान पाने का अधिकार होता है। यदि प्रभुसत्ता की जनता का सम्मान ना मिले तो वह दुर्बल हो जाता है, क्योंकि सरकार अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। तो अगर राजा को सम्मान नहीं मिलता है तो राजा दुर्बल हो जाता है, क्योंकि जो राजा होता है उसको शक्ति अपनी जनता से ही प्राप्त होती है। इसलिए अगर राजा का योग्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।